लगभग आधे घंटे बाद डिप्लोमेटिक स्कूल के कॉन्फ्रेंस रूम में माहौल काफी सीरियस हो गया। एक ऑफिशियल खड़ी हुई और बोली, सभी लोग सेफ्टी को सबसे ऊपर रखें। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बार बार रिमाइंड किया जाए ताकि छुट्टियां सेफ और मीनिंगफुल रहे। फिर उसने कहा, अब मैं प्रिंसिपल यांग होंगजिन को स्पीच देने के लिए इन्वाइट करती हूँ। यांग होंगजिन पोडियम पर आए, माइक्रोफोन उठाया और गंभीर आवाज में बोले, सेफ्टी कोई छोटी बात नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आसमान से भी बड़ी होती है, समर वेकेशन हमेशा से। लेकिन जैसे वो बोल रहे थे, टीचर लीजा अचानक खड़ी हो गई। उसके पास बैठे लाओ साओ ने बाहें चढ़ाकर पूछा, टीचर ली आप क्या कर रही है? लीजाओ ने फोन दिखाते हुए जवाब दिया, मुझे एक अर्जेंट कॉल अटेंड करनी है। लाओ साओ का चेहरा नाराज हो गया, ऐसी कौन सी अर्जेंट बात है जो अभी करनी जरूरी है? प्रिंसिपल स्पीच दे रहे हैं, कृपया तुरंत बैठ जाओ। और वार्निंग को इग्नोर करते हुए टीचर लीजा दरवाजे की तरफ बढ़ी और जानबूझकर ऊंची आवाज में बोली, हेलो शेन्युआन, क्या बात है? फिर उसकी आवाज और साफ हो गई, कुछ खास नहीं, स्कूल को तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप के बिना एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। ये शब्द सुनते ही रूम में बैठे कई लोग तुरंत अलर्ट हो गए। यांग होंगजिन भी एक पल के लिए रुक गए और उसकी तरफ सवालों भरी नजर से देखा। पहले वाली ऑफिशियल भी प्रशंसा भरी आवाज में बोली, वेकेशन के बाद शेन्युआन अपने 4th ईयर में एंटर करेगा। सुना उसने फॉरेन ट्रेड और फाइनेंस सेक्टर में काफी प्रॉफिट कमाया है और उसने स्कूल में 10 मिलियन युआन इन्वेस्ट किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस और ऑनर्स भी आउटस्टैंडिंग है। इन डिटेल्स के बारे में वाइस प्रिंसिपल मुझसे ज्यादा जानते होंगे। ये सुनते यांग होंगजिन ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ हल्का सा सिर हिलाया। हर साल बहुत स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन वापस आकर स्कूल को कंट्रीब्यूट करने वाले बहुत कम होते हैं। शेन्युआन जैसे स्टूडेंट के लिए स्कूल को बेटर कंडीशंस क्रिएट करने चाहिए। कौन जाने फ्यूचर में डिप्लोमेटिक स्कूल से एक और बड़ा एंटरप्रेन्योर निकले। इस वक्त ली जब वापस अपनी सीट पर आ गई, उसने हल्का सा झुककर माफी मांगते हुए कहा, लीडर्स को इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ, एक स्टूडेंट इमरजेंसी में था इसलिए मुझे बिना परमिशन कॉल अटेंड करनी पड़ी। यांग होंगजिन ने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, जब कोई स्टूडेंट इमरजेंसी में सबसे पहले आपको कॉल करता है, इसका मतलब है कि वो आप पर बहुत भरोसा करता है। यंग शेन्युआन की सक्सेस देखकर मुझे लगता है कि आपका कंट्रीब्यूशन काफी सिग्निफिकेंट रहा है। लीजाओ ने तुरंत विनम्रता से सिर हिलाया, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस एक टीचर के रूप में अपना फर्ज निभाया है। वो अपनी मेहनत से इतना सक्सेसफुल हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर में इन्वेस्ट करने के अलावा मैंने सुना है कि उसने रिसेंटली एक हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी भी एक्वायर की है। ये सुनकर यांग होंगजिन हैरान रह गया, एक स्टूडेंट और ऑलरेडी अपनी कंपनी चला रहा है। लीजाओ ने हाँ में सिर हिलाया, जितना मुझे पता है कंपनी अभी बहुत बड़ी नहीं है, वो एक्सपेंशन फेज में है। शेन्युआन ने यह भी कहा है कि वो वाइस प्रिंसिपल का बहुत आभारी है क्योंकि स्कूल के मेडिकल चेकअप प्रोजेक्ट से उन्होंने उसका इंट्रोडक्शन करवाया था। ये सब कहते वक्त लीजाओ के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि इतने बड़े ऑफिशियल का नाम डायरेक्टली लेना उसके वाइस प्रिंसिपल को नाराज कर सकता है, लेकिन शेन्युआन की रिक्वेस्ट पर उसने रिस्क लेने का फैसला कर लिया। और जैसे उसने सोचा था, बात खत्म होते ही उसके वाइस प्रिंसिपल का चेहरा उतर गया। अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रहा था। क्या बकवास है, मैंने तो बस कैजुअली प्रोजेक्ट का जिक्र किया था, मैंने कब वादा किया कि प्रोजेक्ट उसी को दूंगा। तब यांग होंगजिन ने वाइस प्रिंसिपल की तरफ देखा और गहरी मीनिंगफुल वाली शांत आवाज में कहा, डिप्लोमेटिक स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद फॉरेन ट्रेड या फाइनेंस में जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप चूज करने वाले बहुत कम होते हैं और उनमें सक्सेसफुल होने वाले और भी कम। अगर यंग शेन्युआन की कंपनी में कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है तो स्कूल को रिसोर्सेज के मामले में उसे प्रायोरिटी सपोर्ट देना चाहिए। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल के पास जबरदस्ती मुस्कुराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। प्रिंसिपल बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट शेन्युआन को रिकमेंड किया था। स्कूल आमतौर पर स्टूडेंट को ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पाता, तो मेडिकल चेकअप प्रोजेक्ट उसकी हेल्प करने का एक अच्छा मौका है। यांग होंगजिन ने हल्का सा सिर हिलाया और आगे बोले, लेकिन फिर भी कैपेबिलिटी असेसमेंट रूल्स के मुताबिक ही होने चाहिए। कंपटीशन फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सिर्फ इसलिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो हमारा स्कूल का स्टूडेंट है। वाइस प्रिंसिपल ने तुरंत कहा, जी समझ गया प्रिंसिपल। लेकिन उसका दिमाग कहीं और चल रहा था। वो समझ गया था कि भले ही प्रिंसिपल के शब्द न्यूट्रलिटी की बात कर रहे थे, लेकिन उनका रुख ऑलरेडी शेन्युआन की तरफ हो चुका था। दूसरे शब्दों में प्रोजेक्ट लगभग डिसाइड हो चुका था। अंदर ही अंदर उसने सोचा, ये शेन्युआन कोई आम लड़का नहीं है। इसने लीजाओ का यूज करके सीधा प्रिंसिपल तक बात पहुंचा दी और मुझे कम्प्लीटली बाईपास कर दिया। फिर उसकी ठंडी नजर लीजाओ पर टिक गई। ये स्कूल की टीचर है या उस लड़के की स्पोक्स पर्सन? सच में गद्दार निकली। दूसरी तरफ लाओ साओ के दिमाग में भी मिलते जुलते ख्याल चल रहे थे। उसने लीजाओ की तरफ देखा और मनी मन मुस्कुराया। अक्सर वाइस प्रिंसिपल अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर सब बेनिफिट्स खुद ले लेता है और हमें कुछ नहीं मिलता, पर इस बार किसी ने फाइनली उसे मुश्किल में डाल दिया। लेकिन साथ ही वो अंदर से काफी इंप्रेस भी था। सिर्फ एक स्टूडेंट होके भी इतनी हिम्मत। ये शेन्युआन वाकई बहादुर है। इसे सच में अपने वाइस प्रिंसिपल को ऑफेंड करने का बिल्कुल डर नहीं। वक्त उड़ता चला गया और देखते ही देखते रात के 9 बज गए। जैसे ही लीजाओ ने अपने घर का दरवाजा खोला, वो अभी भी फोन पर थी। दूसरी तरफ शेन्युआन था। वो हल्का सा हंसी के साथ बोला, थैंक यू टीचर, किसी दिन लंच खिलाकर इसका बदला चुकाऊंगा। ये सुनकर लीजाओ ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज अभी भी हल्का सा कांप रही थी। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है मीटिंग के दौरान मैं कितनी नर्वस थी कि वाइस प्रिंसिपल की तरफ सीधा देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। शेन्युआन ने शांत आवाज में कहा, बस ऐसे ही बिहेव कीजिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनकी नजरों में सिर्फ आपका यूज कर रहा हूँ, इसलिए अगर वो गुस्सा भी होंगे तो सारा गुस्सा मुझ पर ही निकालेंगे। यह सुनकर लीजा एकदम रुक गई। उसकी आंखों में उदासी की हल्की सी झलक आई। उसने धीरे से पूछा, तो शेन्युआन क्या तुम वाकई मेरा यूज कर रहे हो?
शेन्योन जोर से हंस पड़ा। उसमें यूज करना कैसे हुआ? ये तो बस एक टीचर का अपने स्टूडेंट की हेल्प करना है। वैसे भी मैं आपका स्टूडेंट हूँ, हम एक ही साइड पर है, ग्लोरी हो या ट्रबल दोनों साथ में शेयर करेंगे। ये जवाब सुनते ही लीजाओ के गाल हल्की सी लाली से भर गए। वो कुछ पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीमी आवाज में पूछा, तो मैं तुम्हारे लिए बस एक टीचर हूँ? शेन्योन ने सीधा जवाब नहीं दिया, वो बस हल्का सा मुस्कुराया। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप खुद क्या सोचती है। लीजाओ कुछ और कहना चाहती थी लेकिन बीच में ही रुक गई। उसके दिल में एक शिकायत थी। शेन्योन ने कभी ऑफिशियली अपने फीलिंग्स कन्फेस नहीं किए, लेकिन फिर उसने सोचा शायद वो काफी पहले ही अपने दिल की बात कह चुका था, बस उस वक्त उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। ये सोचकर उसने टॉपिक बदल दिया, वैसे काफी टाइम हो गया है, तुम मुझसे मिलने नहीं आए? शेन्योन मुस्कुराया, मैं कल आपसे मिलने आता हूँ, आप फ्री है? लीजाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, हाँ मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और कॉल खत्म हो गया। इस वक्त लू मैंगलू बाथरूम से बाहर आई। उसने सिर्फ टॉवेल लपेट रखा था, बाल अभी भी गीले थे। क्यूरियस होकर उसने पूछा, हस्बैंड कल आप किसी से मिलने जा रहे हो? शेन्योन ने कैजुअली जवाब दिया, एक टीचर की कुछ काम में हेल्प करनी है। लू मैंगलू ने और कुछ नहीं पूछा, उसने बस सिर हिलाया और तड़प भरी नजरों के साथ सीधा उसकी बाहों में आ गिरी। हस्बैंड मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें अंदाजा भी है कि पिछले एक हफ्ते में कैसी रही हूँ? शेन्योन ने उसे अपनी तरफ खींचकर मजाक में पूछा, अच्छा कैसे रही हो, जरा डिटेल्स में बताओ। लू मैंगलू ने तुरंत फोन निकाला और मुंह फुलाकर बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी फोटोज देखती रहती थी हर रात, बस वही मुझे बहुत बुरा लगता था। शेन्योन ने क्यूरियस होकर पूछा, कौन सी फोटोज? लू मैंगलू ने फोन स्क्रीन दिखाया। उसमें शेन्योन की वर्कआउट करते हुए, सोते हुए और कुछ प्राइवेट मूवमेंट्स की तस्वीरें थी। ये देखकर शेन्योन शरारती अंदाज में मुस्कुराया, काफी अच्छी फोटोज है, मैगजीन कवर के लायक। तो तुम पूरे हफ्ते इन्हीं फोटो से काम चला रही थी? लू मैंगलू शर्मा कर लाल हो गई, मेरा मजाक मत उड़ाओ। शेन्योन उसके और करीब आया और उसके ट्विन टावर्स वाले तकिए पर अपना सिर रखकर धीरे से फुसफुसाया, अब मैं वापस आ गया हूँ, अब तुम्हें फोटोज देखने की जरूरत नहीं, अब बताओ क्या करना चाहती हो? लू मैंगलू का जिस्म हल्का सा कांप उठा। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता हस्बैंड, तुम क्या करना चाहते हो? शेन्योन ने प्यार से उसके गाल को छुआ, कांप क्यों रही हो तुम? लू मैंगलू ने धीरे से कहा, मैं कांप नहीं रही। शेन्योन ने उसे और करीब खींच लिया, उसके हाथ कुछ टटोलने लगे और हल्की सी आवाज में बोला, अगर कांप रही हो तो सच बताओ। लू मैंगलू की आंखें उस पर टिक गई। उसकी आवाज में हल्का सा डर था। हस्बैंड मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या आज हम आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं? शेन्योन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, बिल्कुल जैसा तुम चाहो, आज सब कुछ स्लोली होगा। फिर कमरे का माहौल धीरे धीरे और भी गर्म हो गया। लू मैंगलू के होठों से हल्की सी सिसकारी निकली, उफ अभी गुदगुली हो रही है, जरा संभाल कर, मुझे क्या कहकर बुलाती हो? शेन्योन ने आज्ञाकारी ढंग से धीरे से उसे डांटा। एक हफ्ते की दूरी के बाद दोनों के दिल में जमा सारी फीलिंग्स उस रात जैसे एक साथ बाहर आ गई। अगली सुबह नरम धूप कमरे में फैल रही थी। एक्सरसाइज करके लौटने के बाद शेन्योन अपना पसीना पोंछ रहा था, तभी लू मैंगलू टॉवल लेकर उसके पास आई। प्यार से उसने कहा, हस्बैंड फेस साफ कर लो, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। शेन्योन ने टॉवल लेते हुए पूछा, आप कैसा फील कर रही हो? कल रात उसने काफी जेंटल रहने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी लू मैंगलू मुश्किल से संभाल पाई थी। लू मैंगलू शर्मा कर बोली, काफी बेटर, मेरा बॉडी बहुत ज्यादा रिकवर कर लेता है। शेन्योन ने कैजुअली कहा, ठीक है अगले 2 दिन में जाकर घर देख लो, बजट 3 मिलियन है। ये सुनते ही लू मैंगलू की आंखें शौक से बड़ी हो गई। है? शेन्योन ने आगे कहा, जो घर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आए वही ले लेना, बस चेन्नई के सेम कॉम्प्लेक्स में नहीं होना चाहिए। जैसे उसने ये कहा, लू मैंगलू खुशी से झूम उठी। वो तुरंत उसके गले लग गई और बार बार उसके गाल पर किस करने लगी। वाह हस्बैंड, आई लव यू सो मच, मुआ मुआ। शेन्योन हंस पड़ा, अभी तो मैंने फेस वॉश किया था। ये सुनकर लू मैंगलू तुरंत पीछे हटी, लेकिन उसकी खुशी रुक नहीं रही थी। फिर उसने तुरंत फोन उठाया और टियान को कॉल लगाया। टियान फ्री हो, मेरे साथ घर देखने चलो। शेन्योन ने कहा कि वो मेरे लिए 3 मिलियन का घर खरीदेगा। दूसरी तरफ टियान एक पल के लिए बिल्कुल स्टन रह गई। क्या कहा तुमने? उसके दिल में तूफान उड़ गया। चेन्नई के पास पहले से ही घर था, अब लू मैंगलू के लिए भी शेन्योन घर खरीद रहा था और ये सब शेन्योन ही अरेंज कर रहा था। ये सोचकर टियान ने मनी मन गहरी सांस ली। सब लोग तो सेफली शोर पर पहुंच गए, फिर मेरा क्या? उसके दिल में जलन, बेचैनी और बेबसी फीलिंग्स एक साथ उमड़ने लगी। इधर शेन्योन कपड़े बदलते हुए मनी मन हिसाब लगा रहा था। सिस्टम के ट्रिपल रिफंड मैकेनिज्म के हिसाब से अगर वो लू मैंगलू के लिए हाउस खरीदेगा तो उसे 6 मिलियन वापस मिलेंगे, और अगर इस दौरान उसका अफेक्शन लेवल 3 पॉइंट से और बढ़ गया तो यह अमाउंट सीधा 12 मिलियन तक पहुंच सकता है। ये सोचकर शेन्योन ने सिचुएशन को शांति से इवेल्युएट किया। अगर हर एनपीसी के साथ ये पेस बना रहा तो कुछ ही वक्त में कुछ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कमाना या 1 बिलियन तक पहुंचना भी मुश्किल नहीं होगा। उसकी नजर अनजाने में लू मैंगलू पर पड़ी, जो एक तरफ बैठकर फोन पर खुशी खुशी बात कर रही थी। उसने खुद को याद दिलाया, जब तक अफेक्शन लेवल 90 पॉइंट्स तक नहीं पहुंचता तब तक कभी भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने। 90 क्रॉस होने के बाद भी कुछ वक्त ऑब्जर्व करना जरूरी होगा। कॉल खत्म करके लू मैंगलू ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। हस्बैंड मैं बहुत खुश हूँ। शेन्योन ने सिर हिलाया, पहले जाकर घर देख लो, मैं कंपनी जा रहा हूँ, कुछ काम देखना है। लू मैंगलू ने ओबीडियंटली कहा, जी हस्बैंड। फिर वो खुशी खुशी वहाँ से निकल गई। लगभग 1 घंटे बाद शेन्योन जिनफू में अपने ऑफिस पहुंच चुका था। एक एम्प्लॉय जल्दी से रिपोर्ट की फाइल लेकर अंदर आई। रेसिडेंशियल, ये पिछले हफ्ते का ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का वर्क समरी है। हमने रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग में कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं, 2 मेन एरियाज पर फोकस करते हुए।
शेन्योन ने बिना तुरंत कुछ कहे रिपोर्ट ध्यान से देखी, फिर उसने पूछा, रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट करने से स्टाफ ढूंढने में डिफिकल्टी होगी, इस बारे में सोचा है? और ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एम्प्लॉइज के वर्क शेड्यूल पर क्या असर पड़ेगा? एम्प्लॉय थोड़ा नर्वस हो गया, लेकिन फिर भी जवाब दिया, रिक्रूटमेंट डिफिकल्टी को ऑफसेट करने के लिए हम कॉम्पेंसेशन इंक्रीज करने वाले हैं, और हर ट्रेनिंग सेशन सिर्फ 1 घंटे का होगा, जो एम्प्लॉइज के फ्री टाइम में कंडक्ट किया जाएगा, ताकि रेगुलर वर्क इफेक्ट ना हो। ये सुनकर शेन्योन संतुष्ट हुआ, गुड, बहुत अच्छा काम, तुम जा सकते हो। एम्प्लॉय के जाने के बाद शेन्योन ने बाहर देखा, वहाँ काफी लोग उसका वेट कर रहे थे। उसने पूछा, आज इतने सारे लोग क्यों हैं? क्या अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं की गई थी? एम्प्लॉय ने समझाया, आप 1 हफ्ते से बाहर थे, इसलिए किसी को डायरेक्टली रिपोर्ट करने का मौका नहीं मिला। अब सबको पता चल गया कि आप वापस आ गए हैं, इसलिए सब इंस्ट्रक्शंस लेने आए हैं। शेन्योन ने बिना झिझक फैसला किया, तो मीटिंग रखते हैं, सब मैनेजर्स को लार्ज कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ। एम्प्लॉय ने तुरंत कहा, जी प्रेसिडेंट। एम्प्लॉय के जाने के बाद शेन्योन ने धीरे से खुद से कहा, यही प्रॉब्लम है जब एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट नहीं होता। छोटी सेक्रेटरी का रोटेशन लगभग खत्म हो चुका है और वक्त आ गया कि वो ऑफिशियली मेरा काम संभाले। मीटिंग्स काफी जल्दी खत्म हो गई, सब लोग बाहर निकल रहे थे, तभी यूफैंग पीछे पीछे आया और रिपोर्ट करते हुए बोला, मिस्टर शेन, आज वाइस प्रिंसिपल ने कांटेक्ट करके स्पेसिफिक कोटेशंस मांगी है। क्या हम मार्केट प्राइस के हिसाब से कोड दे या कोई स्पेशल डिस्काउंट अप्लाई कर रहे हैं? शेन्योन ठंडी हंसी हंसा, कंपटीशन जितना कोड दे रहा है बिल्कुल उतना ही दो। अगर वो बुढ़ा कमीशन खाना चाहता है तो उसे वेट करने दो, लेकिन कंट्रोल हमेशा हमारे हाथ में ही रहना चाहिए। यूफैंग ने तुरंत सीरी लाया, समझ गया प्रेसिडेंट शेन, मैं अभी हैंडल करता हूँ। मनी मन उसने सोचा कि उसकी पहले की सारी चिंताएं बेकार थी, प्रेसिडेंट शेन के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी। जाने से पहले शेन्योन ने उसे रोका, अगर फू यिंगज़ू को देखो तो उसे मेरे पास भेजना। यूफैंग ने तुरंत सीरी लाया, जी प्रेसिडेंट शेन, और वो वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद फू यिंगज़ी अंदर आई, बॉस आपने मुझे बुलाया? शेन्योन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और संतुष्टि से सीरी लाया, नॉट बैड, तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल दिन ब दिन बेटर होता जा रहा है। ये सुनते ही फू यिंगज़ी थोड़े सस्पिशियस हो गई, बॉस की तारीफ सुन के मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। शेन्योन हंस पड़ा, क्या मैं इतना डरावना हूँ? फिर उसने पूछा, तुम्हारी फ्रेंड सब वैकेशन पर है, तुम घर क्यों नहीं गई? फू यिंगज़ी ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, कंपनी में इतने बड़े चेंजेस चल रहे हैं और आप यहाँ नहीं थे, मैं आपकी आईज और ईयर्स हूँ, मैं कैसे जा सकती थी? ये सुनकर शेन्योन को थोड़ा हेल्पलेस फील हुआ, ज्यादा ड्रामा मत करो, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा था। फिर उसने पूछा, जॉब रोटेशन कैसा चल रहा है? फू यिंगज़ी ने जवाब दिया, आप सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट बाकी है, शायद और 1.5 हफ्ते लगेंगे। शेन्योन ने सीरी लाया, अच्छा, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ ब्रांचेस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दूंगा, साथ ही मेरे साथ काम करने की आदत भी डालना शुरू करो। फू यिंगज़ी की आंखें फट गई, हाँ, कौन सा काम आपके साथ? शेन्योन ने सांस छोड़ते हुए कहा, क्या तुम अपनी पुरानी जॉब भूल गई सेक्रेटरी वाली, या फिर तुम अब ये काम करना ही नहीं चाहती? ये सुनकर फू यिंगज़ी का चेहरा लाल हो गया, उसने मन ही मन सोचा, शेन्योन क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है? मैं उसके लिए ये नहीं करना चाहती। उसके लहजे और हाव भाव को देखकर यही सोचना स्वाभाविक है। उसके हाथ घबराहट में हिलने लगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगा था कि तुम मुझे किसी और पोजीशन पर असाइन करने वाले हो। शेन्योन ने शांत आवाज में कहा, सेक्रेटरी बॉस के सबसे करीब होती है, अगर तुम अच्छा परफॉर्म करेगी तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिनफू तो बस शुरुआत है। फू यिंगज़ी ने तुरंत सीरियल और बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं समझ गई बॉस, अगर और कुछ काम नहीं है तो मैं अपने काम पर वापस जाती हूँ, अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। उसके जाने के बाद शेन्योन कुर्सी पर पीछे टिक गया और मन ही मन सोचा, मेरी पर्सनल असिस्टेंट भी रेडी है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी ऑलमोस्ट रेडी, कोर स्टाफ स्ट्रक्चर भी बन चुका है, फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है। इसी वक्त लू मैंगलू बाहर से अंदर आई और खुशी से बोली, हस्बैंड, मैंने आज सुबह 2 घर देखे, दोनों बहुत अच्छे हैं, आज आफ्टरनून में एक और देखने जाऊंगी। शेन्योन ने सीरी लाया, ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ, तुम जो पसंद करो वही फाइनल कर लेना, डिसाइड हो जाए तो अकाउंट डिटेल्स भेज देना, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ये सुनकर लू मैंगलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो दौड़कर उसके गले लग गई और उसके गाल पर किस कर दिया, थैंक यू माय डियर हबी। शेन्योन ने तुरंत उसे रोका, ये कंपनी है, थोड़ा कंट्रोल करो। फिर उसने फोन निकाला और टीचर लीजाओ को कॉल लगाया, टीचर, क्या प्रिंसिपल यांग होंगजिंग स्कूल में है? लीजाओ ने जवाब दिया, हाँ। शेन्योन ने कहा, ठीक है, उन्हें बता देना कि मैं आज आफ्टरनून में उनसे मिलने आ रहा हूँ। कॉल कट करने के बाद शेन्योन ने लू मैंगलू की तरफ देखा, अभी क्या अभी 2 बॉटल्स फेरी माउंटेन और 2 लॉलीपॉप बॉक्सेस प्रिपेयर करो, मुझे किसी से मिलने जाना है। लू मैंगलू ने सीरी लाया, लेकिन क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाई, आखिर कौन है जिसके लिए बॉस को खुद पर्सनली जाना पड़ रहा है। अगर आपको